नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बिहार में बीजेपी जेडीयू के रिश्ते टूटने के बाद दो लोगों पर इसकी गाज गिरनी तय मानी जा रही है। एक हैं बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा और दूसरे हैं राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश। जहां सिन्हा को हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, वहीं हरिवंश के भविष्य को लेकर संशय बना हुआ है। सवाल उठा है कि क्या हरिवंश खुद ही इस्तीफा देंगे, और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो क्या जेडीयू उनके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई करेगी जैसे लोकसभा स्पीकर पद से इस्तीफा न देने के कारण सीपीएम ने सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ की थी। पर पहले बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा के स्पीकर की, जिनसे नीतीश की पटरी कभी बैठी ही नहीं, और यही कारण है कि जैसे ही सरकार बदली है उन्हें हटाने की कोशिश तेज हो गई है और इसीलिए अब स्पीकर पर वार की बात की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के जो दिन हैं वो गिने चुने ही रह गए हैं। महागठबंधन ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है और 24 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। विश्वास मत हासिल करेंगे नीतीश कुमार 24 तारीख को, और माना जा रहा है कि तभी इस पर चर्चा भी हो सकती है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नंबर होने के बावजूद 2 हफ्ते का समय विश्वास मत हासिल करने के लिए नीतीश कुमार ने क्यों लिया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नंबर उनके पास काफी ज्यादा हैं। लेकिन बताया गया कि महागठबंधन के 55 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। नियम यह कहता है कि प्रस्ताव पर 14 दिनों के बाद ही विचार हो सकता है, यानी 2 हफ्ते का नोटिस जरूरी है। और यही कारण है कि विजय कुमार सिन्हा की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। उनके पास जो है ज्यादा विकल्प अब नहीं बचे हैं। वो या तो अविश्वास प्रस्ताव का सामना करें और अपनी फजीयत कराएं, ये उनके सामने एक विकल्प है, और दूसरा विकल्प ये है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही वो इस्तीफा देकर एक सम्मानजनक विदाई ले लें। तो ये विकल्प हैं विधानसभा स्पीकर के पास। और जहां तक विधानसभा स्पीकर अगले स्पीकर की बात है, ये कहा जा रहा है कि जो नए स्पीकर होंगे वो आरजेडी को जाएगा, जो गठबंधन का समझौता हुआ है उसके मुताबिक। और सब जानते हैं कि राजनीतिक उठापटक की स्थिति में स्पीकर का जो पद है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए बीजेपी ने स्पीकर का पद अपने पास रखा था। और आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा जो हैं स्पीकर, अभी उनकी पटरी नीतीश कुमार से पूरे 1.5 साल में कभी नहीं बैठी। विधानसभा में ही दोनों नेताओं के बीच में गर्मा गर्म बहस भी हो गई थी। हाल ही में विधानसभा का एक कार्यक्रम हुआ था, उसके निमंत्रण पत्र में नीतीश का नाम और फोटो तक नहीं छापा गया था। बीच में बताया गया था कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से कहा था कि इन्हें हटा देना चाहिए, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई। और हैं कौन विजय कुमार सिन्हा, उनका इतिहास देख लेते हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं। 2010 से लगातार तीसरी बार लखीसराय से विधायक हैं। पेशे से इंजीनियर हैं, भूमिहार तबके से आते हैं, और इनका काफी वहां पर जो है क्राउड बताया जाता है अपने इलाके में। और साथ ही अगर स्पीकर जाते हैं तो जो डिप्टी चेयरमैन हैं उनका क्या होगा। हरिवंश जो है वो राज्यसभा के उपसभापति हैं, और उनकी क्या स्थिति है इसको लेकर के अभी तक स्पष्टता नहीं आ पाई है कि बीजेपी से रिश्ता टूटने के बावजूद वो पद पर बने रहेंगे या उपसभापति पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि बीजेपी जेडीयू गठबंधन के कारण ही उन्हें उपसभापति पद की जिम्मेदारी मिली थी। आपको बता दें कि लगातार दूसरी बार वो उपसभापति बने हैं हरिवंश। पहली बार उन्होंने कांग्रेस के जो बीके हरिप्रसाद हैं उन्हें चुनाव में हराया था। दूसरी बार आरजेडी के मनोज झा को हराकर वो उपसभापति बने थे, और अब आरजेडी जेडीयू का समझौता हो चुका है। आपको बताएं कि सितंबर 2020 में हरिवंश को दोबारा उपसभापति चुना गया था। उन्हें बीजेडी और शिवसेना ने भी अपना समर्थन दिया था। तो ये बात उनके पक्ष में जा सकती है कि केवल बीजेपी जेडीयू ने ही नहीं बल्कि कई अन्य पार्टियों ने भी उन्हें समर्थन दिया था। उनके लिए नीतीश कुमार ने नवीन पटनायक को फोन करके समर्थन मांगा था कि बीजेडी का समर्थन भी चाहिए। और सदन की कार्यवाही को लेकर हरिवंश जो है वो विवादों में रहे हैं। जिस तरह से सदन चलाते हैं उसको लेकर विपक्षी पार्टियों के सांसद सवाल उठाते आए हैं। कृषि विधेयकों की अगर हम बात करें तो मतदान के बजाय उन्होंने ध्वनि मत से पारित करवाया था। इसे डिवीजन की मांग लगातार विपक्ष के सांसद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। इसे लेकर काफी विवाद हुआ था। विपक्षी सांसदों ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए वहां पर जबरदस्त ढंग से हंगामा भी किया था कृषि कानूनों को लेकर। इसके बाद विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। हरिवंश ने बाद में जो उनका धरना चल रहा था अपना भी 1 दिन का उपवास रखा था। हरिवंश हैं कौन, सब जानते हैं उनके बारे में। वो पेशे से पत्रकार रहे हैं, नीतीश कुमार के कभी बेहद करीबी माने जाते हैं, और अब उनकी बीजेपी से नजदीकियों की बात जो है
कही जाती है। आपको बता दें कि हरिवंश के भविष्य को लेकर बीजेपी जेडीयू में अभी चर्चा नहीं हुई है कि उनको लेकर क्या करना है। जेडीयू के नेता जरूर चाहते हैं कि हरिवंश उपसभापति पद से इस्तीफा दे दें, और बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के फैसले पर हरिवंश से चर्चा नहीं हुई थी, यह भी जेडीयू के नेताओं का कहना है। और इसके साथ साथ हरिवंश के बने रहने के लिए सोमनाथ चटर्जी का उदाहरण दिया जाता है। यूपीए 1 में लेफ्ट के समर्थन वापस लेने के बाद उन्होंने स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं दिया था। कहा था कि स्पीकर जो होता है वो दलगत राजनीति से ऊपर होता है, अलग होता है, और इसी कारण से बाद में सीपीएम ने सोमनाथ चटर्जी को अपनी पार्टी से निकाल दिया था। तो क्या हरिवंश सोमनाथ चटर्जी के रास्ते पर चलेंगे? क्या कहेंगे कि वो जेडीयू के सांसद नहीं हैं, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ चुके हैं? क्या वो उपसभापति का पद नहीं छोड़ेंगे? तो क्या जेडीयू उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, और क्या बीजेपी हरिवंश का साथ देगी? ये सारे वो सवाल हैं जिनके राजनीतिक जवाब ही मिलने हैं। और इसी बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने हरिवंश की बीजेपी से नजदीकियों का जिक्र किया है। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीतीश को बीजेपी के नजदीक ले जाने वालों में आरसीपी सिंह के अलावा हरिवंश भी थे। हालांकि अब वे नीतीश के साथ रहने की बात कर रहे हैं। जो राज्यसभा में उप सभापति हैं हरिवंश जी, वो कल मीटिंग में नहीं आए थे, वो एकमात्र थे जो नहीं आए थे। हमने उनसे फोन पर बात किया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने हमको सार्वजनिक जीवन में लाया है, हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं और नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। तो वैसे तो मुद्दा राजनीतिक है, लेकिन इसमें कई संवैधानिक पहलू भी जुड़े हुए हैं, और इसीलिए हमने आज 2 संविधान विशेषज्ञों को अपने साथ बुलाया है जो कि संसद को, विधानसभाओं को बहुत नजदीक से देखते आए हैं। पीडीटी आचार्य साहब हैं हमारे साथ, जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं, पूर्व महासचिव हैं लोकसभा के, और साथ ही वीके अग्निहोत्री जी हैं, पूर्व महासचिव राज्यसभा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अग्निहोत्री जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि राज्यसभा का मामला है, उपसभापति का पद है हरिवंश जी के पास। क्या परंपरा रहती है, क्या परिपाटी आई है कि अगर इस तरह का गठबंधन टूटता है तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, या अपने पद पर वो बने रह सकते हैं? इस बारे में नियम क्या कहते हैं, संविधान क्या कहता है? अखिलेश जी, नियम तो इसके विषय में कुछ नहीं कहता है। नियम तो यही कहता है कि अगर उनके खिलाफ विश्वास मत रेजोल्यूशन आता है, तो चाहे वो बिहार की विधानसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों जगह कानून एक ही है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जैसा आपने खुद स्वयं कहा, 14 दिन का नोटिस देना चाहिए अगर उनको निकलवाना है तो। और जहाँ तक कि बिहार की विधानसभा का संबंध है, तो वहाँ पर उसका विधानसभा के जो रूल हैं, उसमें रूल 110 में लिखा है कि इस तरह का अगर रेजोल्यूशन आता है तो रेजोल्यूशन को जब प्रस्तुत करेगा तो वो क्योंकि स्पीकर के खिलाफ है, तो स्पीकर उसको प्रिसाइड नहीं कर सकता है, तो कोई और प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। और जब वो रेजोल्यूशन पढ़ के सहमति मांगेगा विधानसभा की, तो कम से कम 38 एमएलए जो हैं वो खड़े होकर कहना चाहिए कि हम इस क्या कहते हैं रेजोल्यूशन के पक्ष में हैं। जैसा आपने कहा 55 लोगों ने साइन किया हुआ है, तो कोई समस्या नहीं है। तो जो आपका ये राज्यसभा है, वहां पर भी यही है कि जो 14 दिन का नोटिस होना पड़ेगा। अभी तो कोई संसद का कोई सत्र भी नहीं है, सत्र तभी हुआ है, तो अभी इसके विषय में चर्चा के लिए बहुत टाइम है। जब अगला सत्र होगा उसके 14 दिन पहले देना पड़ेगा नोटिस, और फिर वहां पर भी बहुमत से ही निर्णय लिया जाता है। ठीक है, आचार्य साहब आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में, क्योंकि स्पीकर जो होते हैं विधानसभाओं के या फिर लोकसभा के, उनके पद को लेकर, उनकी जिम्मेदारियों को लेकर लगातार चर्चा होती आई है। और हमने देखा था सोमनाथ चटर्जी के मामले का हमने जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने कहा कि चूंकि स्पीकर का पद पार्टी से ऊपर है, दलगत राजनीति से ऊपर है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। और हम सब जानते हैं कि सीपीएम ने उन्हें बाद में अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। क्या आपको लगता है कि वो एक सही मिसाल है भारतीय लोकतंत्र के लिए, और आने वाले जो भी स्पीकर हैं, चाहे डिप्टी चेयरमैन हो, उन सबको उसी लकीर का पालन करना चाहिए? देखिए, ये तो अगर सोमनाथ चटर्जी रिसाइन करते तो क्या करते, तो क्योंकि वो शुरू में यही सोचते थे कि हम तो पार्टी के डिसिप्लिन्ड मेंबर हैं, तो पार्टी का जो निर्देश है, जो भी है, तो उसके मुताबिक हमें काम करना चाहिए। ये तो पहले वैसे उन्होंने कहा भी था, लेकिन बाद में इन्होंने वो मन बदल दिया और कहा कि ये तो स्पीकर का जो पोस्ट है, जो पद है,
वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन से ऊपर है, तो नेचुरली तो हम रिसाइन करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली उन्होंने वही फैसला किया है, लेकिन उसका पॉलिटिकल जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा था। इन्होंने अपनी पार्टी से इनको निष्कासित किया है जी। तो ये भी है, ये दोनों चीजें हैं। तो ये दोनों विकल्प इनके पास है, तो या तो वो रिजाइन कर सकते हैं अपनी पार्टी की जो इच्छा के मुताबिक रिजाइन कर सकते हैं। अगर नहीं रिजाइन करेंगे तो वो रहेंगे डिप्टी चेयरमैन, क्योंकि मेजॉरिटी जो बीजेपी की मेजॉरिटी है, तो नेचुरली इनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव आए तब भी कोई नतीजा नहीं होगा, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो रहेंगे। स्पीकर की ताकत है, और जिस तरह से स्पीकर को हर व्यक्ति चाहता है, हर पार्टी चाहती है कि उनका स्पीकर बने जब वो पावर में आते हैं, तो जिस तरह से सरकार बदलने के साथ स्पीकर बदलना, क्या आप इसको ठीक रवैया मानते हैं? नहीं, वो जहां तक विधानसभा की जो बात है, वो तो एक बहुत ही रीजनेबल चीज है कि जब जो गठबंधन खत्म हो गया तो उसका जो स्पीकर है उनको हटना चाहिए, वो स्वयं इस्तीफा देके जाना चाहिए। अदरवाइज जो होगा वो तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि वो भारी बहुमत इनके पास है, जो सत्ता पक्ष के पास है, तो उनको तो हटाएंगे। बस वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक टाइम का जो प्रोविजन है 14 डेज का, तो उसके बाद वो तो उनको हटाएंगे। जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत आचार्य साहब और अग्निहोत्री साहब, आपको विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर क्या संवैधानिक प्रावधान है इस तरह की परिस्थितियों में। जहां तक हरिवंश जी का प्रश्न है, यह कहा गया कि या तो वो खुद अपने पद से इस्तीफा दें, या फिर अगर वो कंटिन्यू भी करते हैं तो उसमें भी कहीं कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। और रही बात विधानसभा स्पीकर की, तो उन्हें तो खुद ही अपना पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सरकार बदलने के साथ स्पीकर बदलना यह स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है। फिलहाल हॉट टॉपिक में एक ब्रेक ले रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा तो बीजेपी ने यह कहा कि वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। बीजेपी ने इससे इनकार किया, इसीलिए वो साथ छोड़ गए। इस बीच ये कयास भी लग रहे हैं कि नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनना चाहते हैं, इसलिए भी उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा। इन दोनों ही मुद्दों पर नीतीश के नए सहयोगी तेजस्वी यादव का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। जो ऑपोजिशन के फेस का क्वेश्चन है, आपने कहा कि इट इज अप टू नीतीश जी, ऑफ कोर्स इट्स अप टू हिम, बट इन योर ओपिनियन is he somebody who would be best placed to lead an opposition alliance? There are so many claimants to that job. He has experience. He has administration experience. He has a social experience. He's been except Rajya Sabha, he's been into all the houses. He was a union minister. So he's qualified. Yes, obviously. Tell me. Compare anyone. If Narendra Modi ji can become PM, then why not Nitish ji? Anyone can become PM. If he can become PM, then anyone can become PM. तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।